तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर पे हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कर रहे थे। अब आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और फैक्टर्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलो वही आगे करते हैं। तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ चीज़ों को लिख लेते पहले। देखो एक 3 मेंबर रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, और उससे ज़्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, और उससे ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? अरे देखो, जब ये कार्बोकैटायन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है और एंगल sp2 का कितना होता है 120, ठीक है। देखो अगर कार्बोकैटायन है तो एंगल 120 होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? ट्रायंगल में तो एंगल मुझे लगता है 60 होता है। 120 एंगल चाहिए 60, मतलब आधा, तो कितना वो अनस्टेबल होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है एंगल स्ट्रेन, मतलब मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, उसको एंगल चाहिए 120 और आप दे रहे हो 60, तो मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल हो सकता है? और वही 120 चाहिए 90 दे रहे हो तो कम स्टेबल होगा। पेंटागन में एंगल 108 होता है तो 120 चाहिए तो कम स्टेबल, और हेक्सागन में तो 120 होता है, 120 एंगल चाहिए 120, मतलब ये तो वाह क्या बात हो गई। तो ये तो बहुत स्टेबल है। तो जितना एंगल चाहिए उतना एंगल मिल रहा है तो बहुत स्टेबल है। तो यहाँ से वहाँ जाने पे क्या होता है कि इनके एंगल बढ़ रहे हैं और रिक्वायर्ड एंगल 120 का, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे करने पे स्टेबिलिटी जो होगी बढ़ती जाती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आज एक मतलब समझ लो कि एक बहुत ही अलग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं अभी कार्बोकैटायन के रिलेटेड, और एक अलग ही मॉलिक्यूल देखने जा रहे हैं। देखो एक मॉलिक्यूल जो होता है जैसे 3 मेंबर रिंग है, अगर आप इसके बाहर अगर आप CH2 मतलब लगा दो, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, मतलब 3 मेंबर रिंग पे नहीं, उसके बाहर, मतलब 3 मेंबर रिंग के बाहर आपने एक कार्बन लगाया, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, तो इसकी जो स्टेबिलिटी जो होती है आप समझो कि इससे ज़्यादा होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो इतना स्टेबल हो रहा है? कि अब यही समझने की जरूरत है कि इस मॉलिक्यूल में ऐसा क्या अजूबा हो रहा है, कितना स्टेबल हो गया, और वो मतलब रेजोनेंस पे भी भारी पड़ रहा है। मतलब वो मॉलिक्यूल ऐसा क्यों है? मतलब कि अगर 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले, मतलब जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वैसे कार्बोकैटायन क्या होता है? वेरी वेरी स्टेबल। अब इसमें क्या मतलब फैक्टर है वो अभी समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिख लो, देखो इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड, बगल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं दूर चला गया, बगल में। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड 3 मेंबर रिंग, देन दैट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्टेबल। तो ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें नीचे समझते क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये। तो इसमें क्या है क्या कि जो स्टेबल होता है ये, तो इसको समझते हैं। देखो 3 मेंबर का रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 मेंबर के रिंग, अगर 3 मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है थोड़ी देर पहले, तो वो बहुत अनस्टेबल होता है। और क्यों होता है? क्योंकि एंगल चाहिए तो वहाँ 120 और एंगल था सब 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या ट्रायंगल का एंगल है सिर्फ 60 डिग्री, ठीक है। और नॉर्मल केस में ये क्या होता है? नॉर्मल केस में ये होता है sp3, एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 109 डिग्री चाहिए और एंगल है सिर्फ 60 डिग्री, मतलब जितना चाहिए उसका नियरली आधा है, मतलब 55 होता है हाफ के आस पास है, बहुत दूर तो है नहीं है, तो हमको जितना चाहिए उससे नियरली आधा है। तो उसकी वजह से ये जो रिंग है ये बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब कि जो 3 मेंबर का रिंग होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल चाहिए वो मिल नहीं पाता है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होता है। तो अब आप बोलोगे तो ठीक है एंगल, अब आप बोलोगे हाँ ठीक है सर एंगल स्ट्रेन है, पर ये क्यों स्टेबल हो रहा है? स्ट्रेन तो यहाँ है ना, वो क्यों स्टेबल हो रहा है? तो वही समझने की जरूरत है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन, नीचे लिखो इन 3 मेंबर रिंग
desired angle is 109 degree 28 minute, but actual angle is only 60 degree. So 3 member ring is very unstable. तो बहुत अनस्टेबल होता है. तो अब देखो यहाँ पे होता क्या, इसको समझते हैं. ये जो कटायन है ये इस रिंग को तोड़ने में हेल्प करेगा. मतलब देखो रिंग अनस्टेबल, मतलब रिंग अनस्टेबल है, रिंग बेचैन है टूटने के लिए. अगर रिंग मान लो कैसे भी टूट जाए, देखो सारा खेल देखो इस एंगल का, एंगल 60 डिग्री पे फंस गया. मतलब एंगल 60 डिग्री फंस रहा है. अगर ये टूट गया मान लो सपोज करो, तो झंझट खत्म. ये तो फ्री, ये तो आजाद, मतलब आजाद. हम लोगों ने इसको बांध कर रखा तो अनस्टेबल है, और अगर ये टूट जाए तो ये आजाद हो गया, एंगल का टेंशन खत्म. तो ये जो कटायन है इस टेंशन को फ्री करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करेगा उसको समझते हैं. देखो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये तो ये जो कटायन जो होता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, मतलब ये खींचेगा. तो ऐसा करने से देखो क्या हुआ, ऐसा करने से देखो क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अरे इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो यहाँ पॉजिटिव और इधर चला गया. देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड. इसको ध्यान से देखो, ये हो गया. तो वही CH2 डबल बॉन्ड. तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. अब देखो समझो इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है. नो डाउट ये भी कटायन है, नो डाउट ये भी कटायन है, पर यहाँ पे कटायन के साथ साथ ये एंगल का भी मतलब यहाँ पे देखो जो ये जो स्ट्रक्चर है ये दो वजह से अनस्टेबल हो रहा है. एक तो चलो कटायन है, पहला दिक्कत ये हो रहा है. दूसरा दिक्कत यह है कि इस रिंग में एंगल है 60 डिग्री और हमको चाहिए 109 डिग्री, तो उसकी वजह से भी अनस्टेबल हो रहा है. अब देखो जब आप इसको तोड़ दोगे तो तोड़ने की वजह से क्या होता है कि अब कटायन तो बच रहा अनस्टेबल, पर एंगल का झंझट खत्म हो गया. या इसका उल्टा कर सकते थे, या मान लेते हैं कि अगर आप इसको इधर से ना तोड़ के सपोज करो आप इधर से तोड़ते, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है. तो ऐसा हो जाता, और ऐसा करने से क्या होता, इधर डबल बॉन्ड आ जाता और इधर आ जाता पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो इधर से तोड़ा तो इधर पॉजिटिव, इधर से तोड़ा तो इधर पॉजिटिव. तो यहां पे क्या होता है कि रिंग को तोड़ने की वजह से आपको वही एंगल स्ट्रेन खत्म हो रहा है, पहला फैक्टर. ऊपर से देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज हो गया. देखो रेजोनेंस में होता क्या है, एक्चुअल में रेजोनेंस में क्या होता है, चार्ज डीलोकलाइज्ड. तो आप जब रिंग को तोड़ते हो तो चार्ज देखो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और जब डीलोकलाइज्ड होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो ये जो करवा रहे हैं, ये जो करवा रहे इसके लिए एक नाम है, और बहुत ही इसका अच्छा नाम है. दिस इज डांसिंग रेजोनेंस. अरे भाई डांस कर रहा है ना ये, तो डांसिंग रेजोनेंस. देखो रेजोनेंस में क्या होता है आपको पता होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होते रहते. तो होता क्या है कि इससे ये, इससे ये, इससे ये कन्वर्ट, तो फटाफट कन्वर्ट होगा. देखो कभी देखेगा ऐसा बॉन्ड, कभी देखेगा ऐसा बॉन्ड, तो आपको ऐसा लगेगा जब बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा कि कोई आदमी डांस कर रहा है, कभी आपका लेफ्ट साइड कभी राइट साइड. तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डांसिंग रेजोनेंस. ठीक है. तो इसमें नीचे पहले ये सब ड्रॉ कर लो, फिर इसमें नीचे लिखो 3 member ring is very unstable due to high angle strain. So this ring is broken when positive charge is present just outside the ring. When ring is broken, कॉमा करके लिखो, रिंग बिकम स्टेबल बिकॉज एंगल स्ट्रेन is not active, because ring becomes stable because angle strain is not active. So due to this carbocation become delocalized. That is positive charge is distributed on 3 carbon due to breaking of ring. That is, positive charge is delocalized on 3 carbon due to breaking of ring. This
दिस फिनोमिना इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, तो इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। अब एक बात समझे, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये नॉर्मल केस की बात है। पर यहां पे देखो क्या होता है, ये जो स्ट्रेन है, मतलब इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है, तो ये बॉन्ड टूटना चाह रहा है, मतलब ये बॉन्ड क्या टूटना चाह रहा है, तो इस पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये बॉन्ड मतलब बहुत वीक हो जाता है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। मतलब समझ लीजिए टूटना चाह रहा है, मतलब ये तोड़ दोगे तो फैल जाएगी, टूटना चाह रहा है ये, तो इसलिए इन बॉन्ड पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो होता क्या है कि 3 मेंबर रिंग पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो 3 मेंबर रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में पाई बॉन्ड से भी वीक होता है, तो ये बॉन्ड बहुत आराम से टूट जाता है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस, जो डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये एक्चुअल रेजोनेंस से भी काफी स्ट्रांग होता है। देखो एक बात समझो, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन, ठीक है। जो बॉन्ड मतलब आराम से टूट जाए, आराम से डीलोकलाइज हो जाए, तो वहां पे अच्छा रेजोनेंस। तो यहाँ पे ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक होता है, मतलब बहुत तो नहीं, पर सिग्मा बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड से वीक होता है, पाई बॉन्ड से वीक होता है, तो ये आराम से टूट जाएगा, आराम से डीलोकलाइजेशन होगा। सो डांसिंग रेजोनेंस एक्चुअल रेजोनेंस से काफी इफेक्टिव होता है और ये मॉलिक्यूल काफी स्टेबल होता है। इसमें नीचे लिखो ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन sigma bond of cyclopropane is weaker than normal pi bond. So cyclopropane undergo resonance very easily, and dancing resonance given by cyclopropane is more effective than एक्चुअल रेजोनेंस ड्यू टू वीकर सिग्मा बॉन्ड। तो इसका सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि साइक्लोप्रोपेन में डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अच्छा खासा स्टेबल होता है, ठीक है। ये अब ये तो हम लोगों ने इसके स्टेबिलिटी के बारे में लिख लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट इसमें नीचे और लिख, ये तो हो गया, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे कुछ फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखो एक बात समझो, पहले कटायन जो है उसका ऑक्टेट पूरा करना है। कटायन का अगर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कभी ऊपर था, कभी लेफ्ट था, कभी राइट था, पर डीलोकलाइज तो हो रहा है, इधर उधर घूम तो रहा है, पर जब भी कोई स्ट्रक्चर देखो तो किसी न किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब आप कभी ऊपर लेते हो, कभी लेफ्ट लेते हो, कभी राइट, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। मतलब आप समझो कि कटायन जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मोक्ष मतलब उसको ऑक्टेट नहीं पूरा हो पा रहा, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही। उसको मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अगर कुछ ऐसा हो गया कि ऑक्टेट पूरा हो जाए तो वैसा कार्बोकटायन सबसे स्टेबल, मतलब उसके आसपास कोई जा ही नहीं सकता, मतलब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, उसका ऑक्टेट पूरा कर दे, तो कटायन को समझ लो मोक्ष प्राप्त हो गया और वो फिर सबसे स्टेबल, उसको फिर उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उसमें नीचे लिखो इफ ऑक्टेट ऑफ carbocation becomes complete, then that type of carbocation is most stable carbocation। उससे ज्यादा स्टेबल तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, एरोमेटिक कर लो, कुछ भी कर लो, पर सपोज करो इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में नाइट्रोजन जुड़ा है, करो जो करना है करो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन का लो इलेक्ट्रॉन लो, खत्म करो, मामला खत्म करो, लो ऑक्टेट पूरा करो। तो अब इससे स्टेबल क्या होगा? अरे इससे स्टेबल कुछ हो सकता है? आप लोगों को मैंने पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी फैक्टर लिखवाया है कि आप मतलब वही ऑक्टेट, मतलब फैक्टर में पहले लिखवा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, पाई बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। अरे ऑक्टेट पूरा और इससे ऊपर क्या होगा?
रेजोनेंस करवा रहे हो आप, मतलब एरोमेटिक एरोमेटिक में भी क्या होगा, जैसे मान लो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में होता क्या है, चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इधर जाएगा, तो पहले इसका इनकम्प्लीट है, आप रेजोनेंस करोगे तो बाद में इसका इनकम्प्लीट है, तो कोई ना कोई तो इनकम्प्लीट रहा ना हमेशा, कभी ये इनकम्प्लीट कभी ये इनकम्प्लीट, यहाँ पे सबका पूरा, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट, इससे ऊपर क्या, मतलब ये समझ लो वो केस है जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऑक्टेट ही पूरा हो गया, और क्या चाहिए भाई। तो ऐसा कोई केस जहाँ पे ऑक्टेट पूरा होता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इनमें भी केस करना हुआ तो वही जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ज्यादा स्टेबल, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही होगा, अरे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वो केस है जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग एक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं आगे के कुछ केसेस को और समझने के लिए, तो इसमें एक नीचे लिखो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मैं कुछ आपको ऑर्डर दे रहा हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा, मतलब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और ये याद रखना कि जितने भी इंटरमीडिएट है उसमें कटायन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कटायन पे हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे एक्चुअल में होंगे। तो कटायन पे एक ऑर्डर लिखते हैं, सबसे ऊपर, अरे यही जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही, उसके ऊपर तो कोई नहीं भाई, ये तो सबसे ऊपर है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, ये सबसे ऊपर कटायन। अब इसके नीचे देखो, अब इस ऑर्डर को ध्यान से समझना। नॉर्मली मतलब जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये दिया ही नहीं जाता है, अदरवाइज वो तो सबसे स्टेबल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये देखो तीन वाले ये, फिर इसके बाद है एरोमेटिक वाला, ठीक है ये। और एरोमेटिक में एक्चुअल में 3 मेंबर का रिंग लो या 7 मेंबर का रिंग, दोनों की स्टेबिलिटी नियरली सेम होती है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब एरोमेटिक वाला इसके बाद है, ये ध्यान रखना, इसके बाद एरोमेटिक वाला है, और फिर इसके बाद है 3 बेंजीन, मतलब एक, मतलब ऐसे समझो कि एक बेंजीन पे एक ही भारी पड़ेगा, तो 3 बेंजीन पे 3 भारी पड़ेगा, पर दोनों के बीच में एरोमेटिक वाला बीच में है। फिर इसके बाद ये 2 आ जाए, तो मतलब कि देखो एक पे एक बेंजीन भारी है पर 2 पे 3 बेंजीन भारी पड़ेगा, फिर इससे कम 2 बेंजीन, फिर इससे कम ये, ठीक है। मैं इसमें कुछ और मतलब केसेस को नहीं बढ़ा रहा, तो ध्यान रखना कि इसके बाद जो होगा वो होगा टर्सरी, तो ये केस टर्सरी पे भारी पड़ेगा, और इसके बाद बेंजाइलिक, अलाइलिक, और फिर इसके बाद सेकेंडरी। मैं आपको वो मॉलिक्यूल लिख रहा जो बहुत ही ज्यादा यूज पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे कम डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, और इससे भी कम बेंजीन पे पॉजिटिव। देखो रेजोनेंस करने के लिए अल्टरनेट चाहिए होता है, पर अगर रिंग पे ही पॉजिटिव आ गया तो रेजोनेंस नहीं हो पाता, ये मैं बता देता हूँ, और ये मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है। और इससे भी कम ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम। तो ये एक मतलब मेन ऑर्डर है, आपको जो याद रखना, ध्यान देना है, ठीक है। ये इनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ये, ठीक है। ये इसके अलावा मैंने बहुत से बातें बता रखी है, पर ये मेन ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है, जिसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। ये अब इसके अलावा देखो, एक मैंने कहा था ब्रिज हेड, देखो एक ये जो है ये जो है ये
हम लोग इन दोनों को बोलते हैं, ये आपके पास जो इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, या फिर इसको बोलते हैं ब्रिजेड। दोनों को, इसको भी, दोनों को, मतलब दोनों को ये करते हैं, ठीक है, दोनों को बोला जाता है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी गलती से बनाना नहीं है। तो इसमें नीचे लिखो, यहां से चीजें, मतलब यहां पे अगर कार्बोकैटायन बन गया, एग्जिस्ट नहीं करता भाई, बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, तो लिखो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन does not exist on ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो पहले तो ब्रिज हेड का मतलब स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तो मतलब थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है, थोड़ा आप इमेजिनेशन अपना अच्छा करो। तो देखो होता क्या, पहले समझो। यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये sp3 है, ठीक है। तो देखो ब्रिज हेड में क्या होता है, ऐसे समझो, ये हाइड्रोजन मतलब ये कार्बन है ब्रिज हेड वाला, तो ये टेट्राहेड्रल है, तो sp3 है, टेट्राहेड्रल है। तो इसमें देखो क्या होता है कि आपके पास इस कार्बन से, ऐसे समझो, इमेजिन करो, एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, ठीक है। अरे टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ऊपर जाता है, 3 नीचे होता है, तो देखो 1 2 और 3। तो ब्रिज हेड में क्या होगा, जैसे देखो 3 है, तो देखो 1 2 और 3, और नीचे वाला भी कार्बन से तीनों जुड़ जाएगा। तो देखो ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ब्रिज हेड है, तो ऊपर हाइड्रोजन, तो देखो क्या होगा, 1 2 और नीचे वाले जुड़ जाएगा, फिर से देखो 1 2 नीचे वाले जुड़ जाएगा, फिर भाई 1 2 नीचे, मतलब ये 3D में स्ट्रक्चर है, अरे है ना ये। तो ये ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे कर, मतलब 3, देखो तो भाई, तो हाइड्रोजन ऊपर है, तो देखो 1 2 ऐसे, फिर भाई 1 2 ऐसे, और फिर ऐसे 1 2 ऐसे जुड़ जाता है, मतलब जुड़ जाता है आपस में। पर अगर आपने इसको कैटायन बना दिया, तभी sp2 है, sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो sp2 में क्या होता है, देखो sp2 में क्या होता था, याद करो, एक ऐसे और एक ऐसे, यही होता था। अगर आपके पास sp2 है, याद करो केमिकल बॉन्डिंग को याद करो, sp2, तो एंगल इसमें 120 होता था, और ऐसे होता था, ये आपके पास 3, ठीक है। तो अगर sp2 है तो ये आपके पास ऐसे होगा, 120 डिग्री पे होगा ये, ठीक है। ये तो अगर ये 120 डिग्री पे होगा, तो वैसे केस में क्या होगा, मतलब मान लो ये ब्रिज हेड है, तो एक इधर, मतलब ब्रिज हेड है तो एक इधर तो एक ऊपर। अगर ये ऊपर गया तो नीचे वाले से जोड़ोगे कैसे? देखो समझो, आप इसको समझो कि इसको इससे जोड़ना है, ठीक है। अगर मान लो ये sp2 है, सपोज करो sp2 है, तो ये ऊपर जाएगा ये। अरे अगर sp2 है तब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गए तो इससे जोड़ोगे कैसे? मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये जब sp3 होता है तो 3 नीचे आते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। अगर ये आप sp2 कर दोगे तो sp2 करने पे क्या होता है, एंगल 120 120 120, तो ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको इससे जोड़ोगे कैसे? जब जोड़ ही नहीं पाओगे तो ब्रिज हेड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना है कि ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो कि इफ ब्रिज हेड कार्बन इज sp2, इन दैट केस ब्रिज हेड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता है। पर अब क्वेश्चन क्या होता है, इसके अंदर भी आता है। देखो इसमें भी अगर बोलना चाहे कि किसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करने की है, तो देखो ऐसा होता है कि अगर ऐसा कैटायन बना लो, एक्चुअल में देखो दिखाया ऐसे ही जाता है, पर एंगल होना चाहिए तो 120 ऊपर जाना चाहिए, तो इसलिए इससे जुड़ने के चांसेस बहुत कम है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर आप मान लो इसमें कार्बन बढ़ा दो, तो ऐसे केस में ऊपर जाके जुड़ने के चांसेस बढ़ने लगेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। अगर आप ऐसा कर दो कुछ, तो इसमें देखो कितने कार्बन कर दी मैंने,
1 2 3, तो ये अच्छा खासा स्टेबल होता है। तो अगर दो ब्रिज कार्बन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दो तो स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। तो इसमें नीचे लिखो, फिर लिखो इफ नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन द टू ब्रिज कार्बन इंक्रीजेस, इन दैट केस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल ब्रिज हेड जो होता है, नॉर्मल ब्रिज हेड हम उनको वही बोलते हैं वो कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल ब्रिज हेड क्या बोला जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अगर आप ब्रिज हेड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दोगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, ये बात ध्यान रखना। और फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर भी सकता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कार्बोकैटायन पे बेंजीन के केसेस करते हैं। बेंजीन के केस, हाँ देखो बेंजीन पे अब हम लोग कार्बोकैटायन लगाएंगे और उनके केसेस करेंगे। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में वो कुछ ग्रुप लिखवाए थे, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप, वीक डोनेटिंग, वीक विथड्रॉइंग, तो उनके केसेस को हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोग पहली बार देख रहे होगे, आप लोगों को हो सकता है पहले कुछ दिक्कतें आए, पर मैं आप लोगों को ऐसे केसेस अभी कटायन पे, फिर आगे अनायन पे, फिर आगे एसिडिक ऑर्डर, फिर आगे बेसिक ऑर्डर बहुत टाइम कराऊंगा ये, तो आप लोगों को ये रट जाएगा ये। इसमें देखो होता क्या है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें देखो दो चीजें होती है। या तो आपके पास क्या होगा, सेम ग्रुप, मतलब जैसे मान लो कि सपोज करो क्लोरीन, तो क्लोरीन सेम ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो पे भी लगा रहेगा, पैरा पे भी लगा रहेगा, मेटा पे भी लगा रहेगा, और उनको कंपेयर करने के लिए बोलेगा। ये पहला केस होगा। ये दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको अलग अलग ग्रुप, जैसे क्लोरीन होगा, मान लो कि एल्कोहल हो गया, मान लो कि नाइट्रो हो गया, और आपका अलग अलग ग्रुप होंगे तो पोजीशन सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों वेरी करते, दोनों वेरी करते तो उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। वैसे कर सकते हैं पर वैसे आता नहीं, मतलब आज तक कभी आया नहीं और आएगा, मतलब आज तक कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। मतलब वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं, तो वैसे केस में क्या होता है, वो या तो सेम पोजीशन, मान लो पैरा, तो पैरा पे वो अलग अलग ग्रुप को लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे कि सेम ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे, सेम ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, और सेम पोजीशन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग इन्हें को वही देखते हैं कि क्या होगा, तो वही देखते, कुछ एग्जांपल्स को करते हैं अभी। तो जैसे मान लो कि कटायन, तो ये सबसे पहला सिंपल केस, तो मैं कटायन देखो ढेर सारे पहले ड्रॉ कर देता हूं, और यहां पे आपके पास क्या है कि हम लोगों ने वो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे वो सारे बहुत मतलब जरूरी क्लियर होना एक्चुअली। तो ये हम लोग केसेस करेंगे, इनमें हर चीज को समझेंगे ये। तो देखो पहले क्या क्या, डिफरेंट ग्रुप को सेम पोजीशन, सबको पैरा पे, ठीक है। अब कौन क्या इफेक्ट लगाता है आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लोरीन जो होता है ये वीक विड्रॉइंग होता है, मतलब क्लोरीन का क्या होता है याद रखना कि माइनस है ज्यादा था प्लस एम से, और ये वीक विड्रॉइंग मतलब वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये था आपके पास, ये तो सिर्फ विड्रॉ करता था, माइनस आई और माइनस एम से विड्रॉ, तो ये क्या है आपके पास, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कौन क्या लगाता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने सबके एक एक एग्जांपल पिक कर लिए, मैंने वीक विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ले लिया। अब जैसे ऑक्सीजन पे लोन पे ये रेजोनेंस देता था, तो ये क्या था, ये आपके पास था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है, ये आपके पास वही प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, तो ये आपके पास क्या था, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ये। अब देखो इसको करेंगे कैसे, कटायन, मतलब कटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, देखो कटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कटायन के, देखो बेंजीन और कटायन तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब कटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कटायन को, मतलब जो कटायन को इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबल करेगा, मतलब कि जो भी कटायन को इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबल करेगा,
और जो भी कटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब जो भी कटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें 4, और फिर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वीक है पर दे तो रहा है ना, ये कुछ नहीं कर रहा, न्यूट्रल, तो उसके बाद 1, ठीक है। अब देखो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो कटायन को अनस्टेबल करेगा, जो ज्यादा विड्रॉ करेगा वो उतना अनस्टेबल करेगा, तो इसलिए इसके बाद आपके पास आएगा 2, इसमें आएगा 3। तो इस ऐसे अब आपको सोच के करना है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ज्यादा देगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा, जो ज्यादा विड्रॉ करेगा वो अनस्टेबल करेगा। तो इसमें नीचे लिखो कटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप stabilizes the cation whereas electron withdrawing group destabilizes the cation, ठीक है। जो ज्यादा डोनेट करेगा वो उसको क्या करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला क्लियर हो गया। तो अब आपको ऐसे हर चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसे हर पॉइंट को लिखना जरूरी है। ये पहला केस हो गया। अब देखो दूसरा करते हैं। अब इनको मैंने मेटअप लगा दिया। अब एक बात ध्यान रखना कि भाई केमिस्ट्री में जो बताया था कि एक मतलब लास्ट लेक्चर में कि एक कलर से और एक पेन से सारा पेंटिंग नहीं ड्रॉ करते, ठीक है। अगर सबको सेम होता, जैसे अभी पैरा किया, पैरा पता था ना कि अपोजिट वाला होता है और इधर वाला मेटा, तो अगर एक ही चीज़ होता तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करता, तो मैं लिख देता कि रिपीट कर लो, पर ऐसा होता नहीं ना कि सब सेम हो जाए, तो चीज़ों को समझ में आना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखो मेसोमेरिक इफेक्ट करवाया था, जैसे जब मेसोमेरिक इफेक्ट करवा रहे थे, जैसे एक एग्जांपल समझ लो, तो जैसे मान लो OCH3 था, हम लोग जब मेसोमेरिक करवाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्थो पे आता था, ठीक है ये, और फिर वो ऑर्थो से क्या होता था, वो पैरा पे जाता था। तो होता क्या है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा को अफेक्ट करता था और मेटा को अफेक्ट नहीं करता, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो अब इसमें नीचे लिखो, इसमें पहले कुछ करने के पहले लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। आगे लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट नेवर अफेक्ट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे वो अफेक्ट नहीं करता। तो अब क्या हुआ देखो, ये इसका मेटा पे, ये इसका मेटा पे, तो अब मेटा पे तो मेसोमेरिक काम करना बंद कर दिया। अब मेसोमेरिक तो काम ही नहीं करता, मतलब आप जैसे काम भी करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो उसको दोगे तो पहले ऑर्थो पे आएगा फिर पैरा पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता, मेटा पे काम ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। और वैसे सेम हाइपर कंजुगेशन भी सिर्फ मेटा पे ही काम करता है, मतलब सिर्फ ऑर्थो पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता। लिखना चाहो लिख लो कि हाइपर कंजुगेशन also affect only ortho and para position, it never affect meta position। तो ना हाइपर कंजुगेशन काम करेगा ना मेसोमेरिक, फिर क्या करेगा, एक ही इफेक्ट देखो, जो सबसे वीक है वो है इंडक्टिव, पर वो हमेशा काम करेगा। इंडक्टिव बस ये होता है कि डिस्टेंस के साथ वीक होता जाता है, अदरवाइज वो काम हर जगह करेगा, चाहे वो ऑर्थो हो चाहे मेटा या पैरा। तो ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। हाँ, दूर होगा तो वीक हो जाएगा, पर वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। पर हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट डिपेंड करता है कि कहाँ लगा है, ऑर्थो होगा और पैरा होगा तो हमेशा काम करेगा, और डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करते। मतलब कि हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, पर वो काम कहाँ करते, सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे काम नहीं करते। इंडक्टिव हमेशा काम करेगा पर डिस्टेंस के साथ वीक होता जाता है। तो अभी डिस्टेंस का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ये कि तीनों मतलब चारों में इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो आपको जब मेसोमेरिक काम ना करे तो एक ही इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या है, माइनस आई। अरे पहले लेक्चर में बताया था ये, और प्लस आई। तो प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ती है कटायन की। तो इस बार जो सबसे स्टेबल है वो है 5,
और फिर 1। अब देखो माइनस आई में भी इसका माइनस आई ज़्यादा, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3। माइनस आई का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और इसका माइनस आई सबसे कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये अब इसमें नीचे लिख लो, नीचे लिखो ऑर्डर फॉर ऑर्थो पोजिशन इज सेम एज द ऑर्डर फॉर पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो और पैरा का ऑर्डर सेम है, पर क्या हुआ क्या कि मेटा का अलग था, ठीक है। ये पहला केस किया जहां पे हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप को क्या किया कि सेम पोजीशन पे लगाया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सेम ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लोरीन से। देखो हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो जब भी हेलोजन का केस आए तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करना। तो इसमें आंसर है क्या आएगा, देखो 1 माइनस आई है, तो देखो माइनस आई पास है तो माइनस आई ज्यादा, अरे पास है तो माइनस आई ज्यादा, और माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो इसलिए 1 के बाद 4 फिर 3 और फिर 2, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ हेलोजन्स, इन केस ऑफ हेलोजन्स inductive effect is dominating effect, so stability of carbocation is decided only on the basis of inductive effect, ठीक है। इसमें आगे लिखो inductive effect depends on distance, when minus I effect is high stability of carbocation will be less, ठीक है। ये इसका ऑर्डर, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करते हैं, ये आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, आप लोगों को टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये पहला हो गया आपके पास क्लोरीन, ठीक है। अब देखो चेंज करते हैं इसमें ग्रुप को, और आप लोग जब नोट्स बनाना तो सब कुछ लिखना है। सेकेंडली CH3 एंड CH3, देखो जब ऑर्थो पे है तो प्लस आई हाइपर कंजुगेशन दोनों काम करेगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन वही इसको तोड़ के माइनस आ जाता था, इसको रेजोनेंस करवाते थे, मैंने करवा के दिखाया था ना ये। फिर आपके पास मेटा पे है तो सिर्फ प्लस आई, और पैरा पे है तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो वाला और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो प्लस आई दोनों में, और हाइपर कंजुगेशन तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो ऑर्थो और पैरा ज़्यादा स्टेबल है, पर अब इनमें भी डिसाइड करना होगा कि ऑर्थो या पैरा। तो देखो जब ये पास में है तो इसका प्लस आई ज़्यादा होगा। देखो पहले हाइपर कंजुगेशन देखा, हाइपर कंजुगेशन दोनों में हो रहा है, पर जब ये पास में है तो इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, और ये जब दूर है तो इसका प्लस आई कम। तो यहाँ पे प्लस आई भी ज़्यादा और हाइपर कंजुगेशन, इसीलिए सबसे स्टेबल होगा 2, फिर 4, फिर 3, और लास्ट में वही आपके पास पहला वाला, मतलब सबसे स्टेबल इसमें वही ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और लास्ट में ऐसे PSCH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होगा। तो हाइपर कंजुगेशन ध्यान रखना सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे वर्क करता है। अब इसमें देखो क्या होगा, प्लस एम माइनस आई, ठीक है, सिर्फ माइनस आई, मेटा पे सिर्फ माइनस आई, और यहाँ पे भी प्लस एम माइनस आई, और इनमें प्लस एम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो भाई ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे प्लस एम है, देखो दोनों पे प्लस एम है, ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे प्लस एम है, तो प्लस एम डोमिनेटिंग होता है। पर अब हमें इन दोनों में डिसाइड भी तो करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो प्लस एम तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों का प्लस एम सेम होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं माइनस आई पे, देखो जो पास है उसका माइनस आई ज़्यादा, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अरे इन दोनों में कंपेयर कर रहा हो गया,
मतलब दोनों है तो स्टेबल, पर दोनों में आपस में भी कुछ कम और ज्यादा होगा ना। ये देखो प्लस एम और प्लस एम, तो प्लस एम मतलब ज्यादा स्टेबल, प्लस एम मतलब ज्यादा स्टेबल। पर जो पास है उसका माइनस आई ज्यादा, जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब पास हो तो माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और दूर है तो माइनस आई कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे स्टेबल होगा 4 फिर 2। इसका माइनस आई कम था इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इसका माइनस आई ज्यादा इसलिए स्टेबिलिटी कम, और फिर इसके बाद 1 और 3 पे तो सिर्फ माइनस आई था तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे ध्यान रखना, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा था। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। देखो यहां पे माइनस आई माइनस आई, सिर्फ माइनस आई और माइनस आई माइनस आई। ठीक है, तो सब में विड्रॉ हो रहा है तो सबसे स्टेबल तो बाय डिफॉल्ट पहला होगा। ठीक है, माइनस एम भी लगा रहा है और पास में भी है, मतलब माइनस आई भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब माइनस एम तो लगा ही रहा है और माइनस आई बहुत क्लोज है तो माइनस आई भी ज्यादा, तो उसकी मतलब सिर्फ विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई से भी बहुत विड्रॉ कर रहा है, माइनस एम से भी बहुत विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो देखो 1 के बाद 3, दोनों माइनस से माइनस एम तो दोनों कम स्टेबल होंगे, पर इसका माइनस आई ज्यादा, तो ज्यादा माइनस आई तो स्टेबिलिटी कम, तो इसलिए फिर 4 और फिर आपके पास 2 और तो सबसे कम स्टेबल। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का ये आपका कार्बोकैटायन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या है कार्बोनाइन करेंगे। हम लोगों ने कार्बोकैटायन को ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट था, बाकी सब इंटरमीडिएट फटाफट कर, मतलब अनायन को भी थोड़ा टाइम देंगे, कार्बोनाइन को भी टाइम देंगे, पर उसके बाद के जो इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रिन, उनको फटाफट कर लेंगे, उनको हम लोग एक ही लेक्चर में बल्कि सबको कवर कर लेंगे वो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते कार्बोनाइन।